हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम एमएससी बॉटनी इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ का आज थर्ड वीडियो लेके आए हैं, थर्ड पार्ट, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल में। तो चलते हैं 2012 के क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन आपका, लोवेस्ट परमानेंट विल्टिंग कोएफिशिएंट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ। कह रहा है जो लोवेस्ट परमानेंट विल्टिंग कोएफिशिएंट है ये किस टाइप के सॉइल का गुण है, किस टाइप के सॉइल का एट्रीब्यूट है। लोम सॉइल, क्ले सॉइल, सैंड सॉइल और लोम एंड क्ले सॉइल्स, मतलब बोथ। तो चलते हैं हम इससे एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आया है आपके इकोलॉजी पार्ट से। ओके, इकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं टर्म से रिलेटेड। ओके, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में PWP भी कर सकते हैं या विल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसे, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट द प्लांट रिक्वायर नॉट टू विल्ट। मतलब सॉइल में कित मिनिमम वह अमाउंट वाटर का, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट जो प्लांट को रिक्वायर होता है, मतलब अगर उससे ज़्यादा वाटर जो है सॉइल में कम हो जाएगा तो जो आपका प्लांट है वो विल्ट कर जाएगा, मतलब सूख जाएगा। ठीक है, तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब वाटर का वो मिनिमम अमाउंट जो प्लांट के लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो विल्ट ना करे, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कहलाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इफ द सॉइल वाटर कंटेंट डिक्रीजेस टू डिस, मतलब अगर ये जो हम बता रहे हैं कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का, ये जो अमाउंट है वाटर का, ये मिनिमम अमाउंट, अगर इससे ज़्यादा जो है वाटर डिक्रीज होता है सॉइल में, तो या इससे और भी ज़्यादा नीचे जाता है, तो प्लांट क्या कर जाता है? विल्ट कर जाता है एंड कैन नो लॉन्गर रिकवर इट्स टर्जिडिटी व्हेन प्लेस इन अ सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर फॉर 12 आवर। अब क्या होता है विल्ट में? क्या होगा जब वाटर कम पड़ जाएगा, आपको पता है प्लांट सेल में जो टर्जिडिटी होती है वो वाटर के कारण होती है। एक बार अगर प्लांट विल्ट कर गया और सूख गया, फिर वो क्या करते हैं, आप उसको रख दीजिए फिर से सैचुरेटेड कंडीशन में, सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में जहाँ पे वाटर हो, वो दोबारा रीगेन नहीं कर सकता है। ठीक, एज मॉइस्चर इज लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल द पॉइंट एट विच। अब क्या होता है, मॉइस्चर जो होता है सॉइल में, मॉइस्चर का कंटेंट होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल होते हैं, उसमें उनका मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता जो है अलग अलग होती है। तो क्या कहता है, जब एज मॉइस्चर इज लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल द पॉइंट एट विच the force with which the remaining moisture adhered to the soil particle exceeds that exerted by plant root। अब क्या करता है देखिए, एकदम से सॉइल से वाटर तो चल नहीं जाएगा, मतलब जो मॉइस्चर है, तो एक उसका भी एक वो आता है, लेवल आता है। मतलब अ, अगर मैं आपको ये वाला वो दिखाऊं, ये अगर आप ग्राफ देखेंगे, ये पिक्चर का मैंने रेफरेंस दिया है एस्टोसॉर्स एंड ड्यून्स एडिटर, ये यहीं पे छपा है, मैंने साइंस डायरेक्ट से ये लिया है, तो इस पिक्चर के लिए क्रेडिट उनको जाता है। इसमें दिया है देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल होते हैं, जैसे सैंड, सैंडी लोम, लोम, सिल्ट लोम, लोम, क्ले, इतने टाइप के सॉइल होते हैं। तो एक तरफ ग्राफ में एक्स एक्सिस पे सॉइल का टाइप दिया है और इधर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट उस सॉइल में कितना होता है ये मतलब दिया है। अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए अवेलेबल अनअवेलेबल वाटर, मतलब ये पूरा फील्ड कैपेसिटी है ये, कि भाई सैंड में इतना ही वो सॉइल मॉइस्चर रह सकता है, सैंडी लोम में और ज़्यादा। मतलब इधर सॉइल मॉइस्चर के ग्राफ पे आप देखेंगे सैंडी लोम जो है यहाँ पे 24-25 पहुँच रहा है, लोम में आप देखेंगे 25 से भी ज़्यादा है, सिल्ट लोम में और ज़्यादा है, और ऐसे ऐसे क्ले लोम में और ज़्यादा है, और क्ले जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा जो है सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज होता है। लेकिन वाटर रहने से प्लांट्स का मतलब क्या है? फील्ड कैपेसिटी तो हो गई, मतलब उसमें सॉइल मॉइस्चर कितना रह सकता है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल में हो गए। लेकिन सारा सॉइल प्लांट नहीं यूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल रहते हैं वाटर उससे एडहियर करके रखता है, चिपक के रहता है, उसको प्लांट अपने रूट से खींच नहीं सकता है। तो वो देखो अनअवेलेबल वाटर जो है यहाँ पे, ये जो लाइट ग्रे है, ये बोल रहा अनअवेलेबल वाटर है, मतलब इतना मॉइस्चर जो रहेगा इन टाइप के सॉइल में
ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। और ये जो ऊपर का ये डार्क है ग्रे, ये अवेलेबल वाटर है, मतलब पूरे वाटर का, पूरा वाटर तो फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। उसमें जो वाटर अवेलेबल है प्लांट के लिए वही प्लांट यूज कर सकता है, बाकी का मॉइस्चर वो सॉइल के पार्टिकल से लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो इस सैंड में सबसे कम पानी लगा हुआ रहता है, क्योंकि सैंड जो होता है उसके पार्टिकल मोटे मोटे होते हैं, तो पानी नीचे चला जाता है परकुलेट करके। ठीक है। और क्ले में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि क्ले का इतना फाइन पार्टिकल रहता है, वो वाटर को नीचे नहीं जाने देता जल्दी। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, ये ग्राफ मैंने लिया है thinkingcountry.com से। अगर इस ग्राफ में आप देखेंगे, सबसे पहले इधर पे आप निगाह डालिए। क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.002 मिमी होता है। ठीक, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल क्ले सॉइल में रहते हैं। फिर उससे बड़ा होता है स्लिट। स्लिट में 0.002 से लेके और छोटा कितना छोटा तक, मतलब और बड़ा तक। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा। 0.002 से लेके 0.02 मिलीमीटर तक के पार्टिकल्स होते हैं स्लिट के। वहीं अगर सैंड की बात करें, सैंड जिसे आप हिंदी में बालू बोलते हैं या बंगाल में उसे बाली बोला जाता है, तो उसका जो पार्टिकल है वो 0.02 से लेके 2 मिमी तक होता है। ऐसे पार्टिकल को हम सैंड बोलते हैं। ग्रेवल या स्टोन कब बोलेंगे, जैसे उस पार्टिकल को जो 2 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बड़े हो। तो मतलब इधर सबसे बड़ा क्ले का पार्टिकल, सबसे छोटा, तो ऐसे है। तो इसी का सारे का कॉम्बिनेशन, इन्हीं सारे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को मिला के सॉइल बनता है। ये वाला ग्राफ देखिए। ठीक है, इधर लिखा है क्ले का कितना परसेंटेज है, इधर स्लिट का कितना परसेंटेज है, इधर सैंड का। हम मिट्टी में स्टोन की बात नहीं करते या नहीं कर रहे हैं, इन तीनों की ही बात करेंगे जो मेन पार्टिकल्स हैं। इन तीनों पार्टिकल के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपका सॉइल बना होता है। जैसे ये देखिए सैंड का परसेंटेज है, एरो देखिए इधर है, मतलब 0, 10, 20, 30, 40, जितना परसेंटेज सैंड का बढ़ता चला जाएगा, वो आपका सॉइल टाइप वैसा होता जाएगा। जैसे अगर 100% सैंड हुआ तो आपका सॉइल सैंडी कहलाएगा। और वैसे इधर क्ले का दिया है, क्ले अगर 0 रहेगा तो ठीक है, जितना ये 100 की तरफ जाएगा ये मिट्टी आपका क्ले कहलाएगा। वैसे इधर सिल्ट का परसेंटेज है 0, तो ठीक है, 100% सिल्ट होगा तो सिल्ट। लेकिन इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप, ये भी एक टाइप का ग्राफ है, ग्राफ को आपको देखना सीखना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज़ के बारे में नहीं, यहाँ पे 3 टाइप के जो वो पार्टिकल है उसके कॉम्बिनेशन से कौन कौन सी मिट्टी मिलती है। देखिए यहाँ पे जब क्ले का परसेंटेज 50% या 55% से ऊपर होता है, तब सॉइल जो होता है क्ले ही होती जाती है। वहीं उसमें सिल्ट का परसेंटेज कितना होता है, ये देखिए 40 से 60 तक रहता है। अगर 40 से 60 तक सिल्ट का परसेंटेज है और क्ले का भी 40 से 60 है, तो ऐसे मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, सिल्टी क्ले बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, नीचे से भी मिलाते रहिए, नीचे से भी मिलाएंगे ये ग्राफ में, मतलब सैंड भी इसमें 40% हो तब भी क्या होता है, ये सिल्टी क्ले कहलाता है। वैसे इधर आप जाएंगे सैंडी क्ले हो जाएगा। ठीक, 40 से 60% ये हुआ, और इधर सैंड की मात्रा ज़्यादा होगी। इधर आप देखेंगे 60 के ऊपर, ये देखिए, ये आपको नीचे से ग्राफ का मैच कराना है 7 से 80। तो ये सब है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आप इस पे स्ट्रेस डालिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता रहा था कि ये सब होते हैं, क्योंकि सैंड का पार्टिकल सबसे बड़ा होता है क्ले का, तो इनके मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ठीक, तो मैंने आपको बताया कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ये हो गया। क्वेश्चन पे एक बार फिर से आते हैं। कह रहा है परमानेंट, लोएस्ट परमानेंट विल्टिंग कोएफिशिएंट ये किस सॉइल का एट्रीब्यूट है, लोम सॉइल, क्ले सॉइल, ये इसका। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट सॉइल जो माना जाता है मॉइस्चर रिटेन करने का, वो लोम माना जाता है। क्योंकि देखिए लोम जो है सेंटर में है, मतलब इसमें सैंड का, क्ले का, सिल्ट का, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन में वो मिक्सचर होता है लोम जो सॉइल होता है। इसलिए इनका मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता जो है ज़्यादा ज़्यादा नहीं होती, मतलब मीडियम होती है। और प्लांट के लिए ये अवेलेबल होता है। जैसे मान लीजिए सैंड का ज़्यादा हो गया, सॉइल आपका सैंडी है, तो सॉइल का पार्टिकल, सैंड का पार्टिकल क्या है, ज़्यादा बड़ा बड़ा है, तो नीचे अगर पानी गिरता है तो पानी ऊपर टिकता नहीं, वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। वहीं अगर क्लेई सॉइल की बात करें, इनके फाइन पार्टिकल है, वो इतने फाइन होते हैं कि वाटर को नीचे नहीं जाने देते हैं, तो वाटर ऊपर ही रह जाता है। ठीक, और क्या स्टेम से तो लेगा नहीं प्लांट,
ठीक है, प्लांट के रूट को चाहिए ना भाई वाटर, तो प्लांट कहाँ से लेगा, सॉइल से लेगा, तो सॉइल में रहना चाहिए। क्ले लेकिन नीचे जल्दी पानी नहीं जाने देता है, सैंड आराम से जाने देता है। सिल्ट का फाइन वो तो है स्लिट का ठीक ठाक पार्टिकल साइज है, लेकिन इन तीनों के मिक्सचर से जो सॉइल बनता है वो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, लोम सॉइल। लोम सॉइल हैज लोवेस्ट परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट। 22 पे चलते हैं। क्लब शेप्ड एंथ्रीडिया किस में पाया जाता है, बैट्रेकोस्पर्मम में, राइजोपस पे, फ्यूनारिया में, टेरिस पे। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप को ऐसे क्वेश्चन मिले जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म, एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो जर्नल कैरेक्टर से आते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन है जो मेंबर बेस्ड आते हैं। मेंबर का मतलब जैसे ब्रायोफाइट मैंने आपको पढ़ाया, तो ब्रायोफाइट कुछ बहुत सारे 15-20 फीचर आपको हम पढ़ाते हैं, जर्नल फीचर। और एक होता है फिर आपने ब्रायोफाइट पढ़ लिया, फिर उसमें आप पढ़ते हैं रिक्शिया का पूरा एनाटॉमी, लीफ का स्टेम, मतलब स्टेम कह रहा हूँ, मतलब गेमेटोफाइट का पूरा मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें से क्वेश्चन आता है जैसे उसका एंथ्रीडिया कैसा है, उसका आर्चिगोनिया कैसा है। तो ये मेंबर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 22 वाला। 22 पे अगर हम चलते हैं, ये देखिए ये मिक्स है यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बट्रैकोस्पर्मम है जो एल्गी का है, राजोपस है जो फंगस है, फ्यूनारिया आपका क्या है, मॉस है, मतलब ब्रायोफाइट, और टेरिस क्या है आपका, टेरिडोफाइट। तो ये मिक्स क्वेश्चन है। अगर मैं आपको एंथ्रीडिया का पूछा है क्लब शेप्ड किसका होता है, तो आपको देखना चाहिए एंथ्रीडिया कहाँ पे होता है। जैसे बट्रैकोस्पर्मम में क्या है, स्पर्मेटेंजिया है, यहाँ पे क्लब शेप्ड का कुछ ऐसे नहीं रहता। राइजोपस जो फंगस है वहाँ पे एंथ्रीडिया रहता ही नहीं, वहाँ पे सेक्सुअल साइकिल अलग टाइप का होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए हाइफी आपस में आते हैं, प्लाज्मोगैमी होती है, मियोसिस होता है, यहाँ पे स्पोर बनते हैं। तो बैट्राकोस्पर्मम और राजोपस तो नहीं है वहीं। अगर फ्यूनेरिया और टेरिस की बात करें, यहाँ पे एंथ्रीडिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पर अगर आप फ्यूनेरिया की बात करें, वहाँ पे ये जो एंथ्रीडियम है वो बॉल शेप्ड होता है, सर्कुलर शेप्ड का होता है। लेकिन टेरिस की बात करें तो ये जो शेप बना है एंथ्रीडियम का, ये क्लब शेप है। इसी अगर आपने शेप भी आपको पढ़ाया जाता है बॉल जैसे क्लब, सर्कुलर, ये सब सारी चीज़ें, तो आप टेरिस में देखेंगे जो एंथ्रीडियम होता है ये क्लब शेप्ड का होता है। तो वही है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे मेंबर्स के लाइफ साइकिल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको पढ़ना ही होगा उसका लाइफ साइकिल, तो आपको टेरिस का लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट, एंथोरोजॉइड्स, आर्चिगोनियम का शेप कैसे होता है, कुछ यूनिक फीचर जो होते हैं, मैंने आपको बोला था मेंबर में कुछ यूनिक जो उसके कैरेक्टर होते हैं वही पूछा जाता है। और टेरिस का यूनिक कैरेक्टर क्या है कि वहाँ पे क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम बनता है। 23 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। अब पूछ रहा है इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया था, इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इकोलॉजी में मैंने बताया बहुत सारे टाइप के शॉर्ट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, टर्म्स रिलेटेड भी आते हैं, तो इसमें समझने की कोई बात नहीं है। आपको अगर बोला जाए इकोलॉजी ये है, इकोलॉजी का डेफिनेशन ये है, इसको टर्म को इसने कॉइन किया था, इन्होंने कॉइन किया था, तो वो आपको याद रखना होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो टैंसले ने, एजी टैंसले ने 1935 में ये टर्म कॉइन किया था। किसके द्वारा, टैंसले के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो टैंसले ही होगा। बाकी के जैसे ये सब है, ये सब याद करने वाले हैं। इकोलॉजी किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने दिया था 1868 में, पर लिटरेचर में पहली बार रीटर के द्वारा यूज़ किया गया था। अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो प्रोफेसर आर मिश्रा आप बोलेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो टर्म है वो किसने सबसे पहले यूज़ किया था, तो हर्ट ने यूज़ किया था 1885 में। तो ये सारे जो ऐसे आते हैं, आपको ये सब तो याद रखने ही होंगे डेफिनेशन के साथ साथ। इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो टर्म किसने दिया था, कब दिया था। ओके, तो टर्म वाले के लिए आपको समझना नहीं है, उसको आपको याद करना होगा। ये देखिए ट्रांसलेट सेकंड ऑल ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पूछ रहा है सिनजेनेसियस कंडीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। सिनजेनेसिस कंडीशन है, पूछ रहा है ये किस फैमिली का कैरेक्टर है। तो सबसे पहले आपको तो समझना होगा कि सिनजेनेसिस कंडीशन होता क्या है। इसके लिए आपको एंजियोस्पर्म का प्लांट फैमिलीज पढ़ना था। ये जो आपको यहाँ पे दो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपको पहली बात तो मैं अभी ही बता दूं, ये किसका कैरेक्टर है, एस्ट्रेसी फैमिली का कैरेक्टर है। एस्ट्रेसी फैमिली मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, ये जो आई का बटन आया इस पर क्लिक करके आप एंजियोस्पर्म फैमिली पढ़ सकते हैं।
तो एंजियोस्पर्म फैमिली में ये होता है सिनजेनेसिस कंडीशन। एक्चुअली सिनजेनेसिस कंडीशन है क्या, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक्सप्लेनेशन। देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कोहेजन ऑफ स्टेमन। जैसे आप जब एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पे आपको सेपल पेटल अलग अलग पढ़ाया जाता है, सेपल के मॉडिफिकेशन, पेटल के मॉडिफिकेशन, ठीक है। फिर गैनोशियम, एंड्रोशियम। तो जब आप एंड्रोशियम पढ़ते हैं मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, कोहेजन और एडेशन। कोहेजन का मतलब होता है अगर कोई दो चीज़ अटैच हो रही है और वो दोनों सेम ही ऑर्गन हो, उसको कोहेजन। एडेशन मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वाटर आपके हाथ से चिपकता है या कोई ग्लू चिपकता है तो एडेशन है, अगर आपका हाथ से हाथ चिपक जाए तो ये कोहेजन होगा। वैसे स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये बहुत सारे टाइप के बनाते हैं, मतलब फ्यूज होके ये बहुत सारे टाइप के इनको हम देख सकते हैं, मतलब प्लांट फैमिलीज में पाए जाते हैं। जैसे मेनली 4 टाइप का है इसमें। पहला तो पॉलीएंड्रस है। पॉली का मतलब अलग अलग होंगे, एंड्रस का मतलब यही हो गया स्टेमन। मतलब यहाँ पे स्टेमन जो होते हैं आप जब फ्लावर में देखेंगे ये फ्री होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये चिपके विपके नहीं रहते, मतलब इनमें फ्यूजन नहीं होता है। ऐसे आपका रोज देखिए, आर्जिमोन मैक्सिकाना हुए, रेननकुलेसी फैमिली में आपको पॉलीएंड्रस कंडीशन मिलेगा स्टेमन का, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ये चिपके हुए नहीं रहते हैं। ना तो स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ना तो एंथर से एंथर एक दूसरे का चिपका रहेगा, ना फिलामेंट से फिलामेंट। सारे स्टेमन आपको इंडिपेंडेंट दिखेंगे। लेकिन वही अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन होता है, अब थोड़ा सा कोहेजन स्टार्ट होता है, अडेल्फस कंडीशन। मतलब अडेल्फस कंडीशन में फिलामेंट्स जो है वो फ्यूज रहता है, एंथर फ्री रहेगा, मतलब सारा का सारा जो फिलामेंट रहता है सारा का सारा फ्यूज रहता है। लेकिन फ्यूजन सारा भी हो सकता है। फिर फिलामेंट जैसे मान लीजिए किसी फ्लावर में 10 स्टेमन है, ऐसा भी हो सकता है कि दो दो स्टेमन के फिलामेंट फ्यूज हो, ऐसे 5 ग्रुप बना ले दो दो का करके, ठीक है। तो फ्यूजन का अलग अलग कंडीशन होता है, तो वो अडेल्फस में आते हैं। दिस कैन बी फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ फिलामेंट। जो मैंने आपको बताया फिलामेंट चिपका है पर कितने कितने स्टेमन के, जैसे मोनोडेल्फस कंडीशन आपको मैं पता है, हिबिस्कस मालवेसी फैमिली का मेंबर है, वहाँ पे आप बोलते हैं कि मोनोडेल्फस कंडीशन मिलता है। इसका मतलब है वहाँ पे सारे फिलामेंट, मोनो का मतलब जैसे सिंगल होता है, तो मोनोडेल्फस का मतलब सिंगल। जब फिलामेंट्स सारे के सारे फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बनाएं तो मोनोडेल्फस कंडीशन होगा। वैसे डाइडेल्फस कंडीशन जैसे पाइसम या फैबेसी फैमिली में बहुत सारे मेंबर में आपको अडेल्फस का भी डाइडेल्फस कंडीशन मिलेगा, मतलब फिलामेंट फ्यूज होके दो ग्रुप बनाते हैं। जैसे 9+1 अरेंजमेंट आपने देखा होगा, एंड्रोशियम का पढ़ा होगा, फेबेसी फैमिली में होता है। तो एक में 9 स्टेमन के फिलामेंट फ्यूज रहते हैं, एंथर अलग अलग रहता है, और एक सिंगल जो है स्टेमन अलग होता है, तो वो दो ग्रुप हुआ ना फिलामेंट का। एक होता है पॉलीडेल्फस कंडीशन, ये आपको मिलता है साइट्रस में, नींबू में, और बॉम्बैक्स सीबा में आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे, कभी आपने नींबू का फ्लावर ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे स्टेमन ढेर सारे रहते हैं और सब 3-3 या 4-4 का ग्रुप बना के रहते हैं, तो उनका फिलामेंट फ्यूज रहता है, एंथर फ्री रहता है। तो जब फिलामेंट फ्यूज हो एंथर फ्री है तो वो अडेल्फस हो गया। अब आता है आपका सिनजेनेसिस कंडीशन, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। या सिनजेनेसिस कंडीशन का मतलब है एंथर्स यूनाइटेड फिलामेंट्स फ्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिनजेनेसिस और सिनेंडर्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिनजेनेसिस का मतलब है एंथर्स यूनाइटेड बट फिलामेंट्स फ्री, और सिनेंडर्स का मतलब है स्टेमेंस आर यूनाइटेड बाय बोथ एंथर्स एंड फिलामेंट। ये आपको सिनजेनेसिस कंडीशन आपको एस्ट्रेसी फैमिली में मिलेगा। आप एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर, पहली बात तो इतना उसका स्टेमन छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखना मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे प्लांट का डिसेक्शन किया है, उसका आप स्टेमन देख ही नहीं पाएंगे, बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए आपको कॉमनली वो दिखता नहीं है। पर एस्ट्रेसी फैमिली में ऐसा ही होता है, एंथर्स सारे एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बाकी फिलामेंट सारे फ्री रहते हैं। सिनेंडरसिस कंडीशन जो है सिनेंडरस, वो आप आराम से देख सकते हैं। क्यूकरबिटेसी फैमिली का कोई भी आप प्लांट उठाइए, वहाँ पे आप देखेंगे पहली बात तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ज़्यादा रहते हैं क्यूकरबिटेसी फैमिली में, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो मेल फ्लावर होगा वहाँ पे स्टेमन पूरा फिलामेंट और एंथर से पूरा का पूरा चिपका रहता है एक दूसरे से, मतलब होल। आपको पहचानने में दिक्कत होगी भाई, आप क्यूकरबिटेसी फैमिली का कोई फ्लावर देखेंगे आपको लगेगा यार ये में क्या है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कैसा स्टेमन है इसका, तो एक्चुअली वो सिनेंडरस कंडीशन होता है। तो आपको पता चल गया सिनेजेसिस कंडीशन किस में होता है, एस्ट्रेसी फैमिली में होता है,
ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब पूछ रहा है एंडोडर्मिस इज नॉट फाउंड इन द स्टेम ऑफ, पूछ रहा है किसके स्टेम में एंडोडर्मिस नहीं पाया जाता है। आपको पता है जो भी प्लांट्स अभी के लिविंग है वहाँ पे तो एंडोडर्मिस पाया जाता है, पेरिसाइकिल पाया जाता है, साइलोटम हुआ, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सेरेटम, राइनिया भी दिया है। तो मैं आपको अब यही बता देता हूँ, राइनिया जो प्लांट है आपका, चलते हैं पहले इसके एक्सप्लेनेशन पे। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है टेरिडोफाइट से आया हुआ है, एंडोडर्मिस। और जब आप राइनिया के बारे में पढ़ते हैं, और आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये फॉसिल प्लांट है, राइनिया का पूरा आपको पढ़ना है, क्योंकि मेंबर जैसे टेरिडोफाइट में मेंबर की मैं बात करता हूँ, मेंबर को भी पढ़ना चाहिए, तो राइनिया एक फॉसिल प्लांट के रूप में आप इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल यहाँ पे एब्सेंट होता है राइनिया में, ठीक है। दिस इज अ फॉसिल प्लांट डिस्कवर्ड बाय किटस्टोन एंड लैंग इन 1970 फ्रॉम द राइनी लोकेलिटी ऑफ एबरडीनशायर इन स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर से डिस्कवरी हुआ था, और दो ही स्पीसीज नोन है राइनिया के, राइनिया मेजर और राइनिया गुने वॉगनाई। इसी में क्या होता है आपका एंडोडर्मिस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 पे। स्पर्म्स ऑफ एजोला आर, पूछ रहा है एजोला का स्पर्म कैसे होता है, स्ट्रेट होता है यूनिसिलिएट, स्ट्रेट होता है मल्टीसिलिएट, क्वाइल्ड होता है यूनिसिलिएट, या क्वाइल्ड होता है मल्टीसिलिएट। तो स्ट्रेट आपको पता करना था, स्ट्रेट है, क्वाइल्ड है, सेकेंड यूनिसिलेट है कि मल्टीसिलेट है। चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन पे। आपको पता है ये भी क्वेश्चन टेरिडोफाइट से आया हुआ है। इन टेरिडोफाइट्स एंथ्रोजोइट्स, या उसको आप स्पर्मेटोजोइट्स या स्पर्म भी बोलते हैं, वो यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, और स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। ये टेरिडोफाइट का पूरा कैरेक्टर ही है कि वहाँ पे स्पाइरली क्वाइल्ड स्पर्म पाया जाता है, ठीक है, या एंथेरोजोइड जिसे बोला जाता है, वो स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। तो पहला आपको आंसर मिल गया कि क्वाइल्ड होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। सेकेंड अब है कि विच आर बाई फ्लैजलेट और मल्टी फ्लैजलेट, कह रहा है बाई फ्लैजलेट हो सकता है या सिलिएट, इसमें जैसे लिखा हुआ है फ्लैजलेट सिलिएशन वही बात कर रहा है कि विच आर बाई फ्लैजलेट और मल्टी फ्लैजलेट। अब पूछ रहा है बाई फ्लैजलेट होगा कि मल्टी फ्लैजलेट। अब आपको ये ध्यान में रखना है टेरिडोफाइट में दो मेजर ग्रुप हैं, एक तो फर्न्स होते हैं, एक फर्न एलीज होते हैं, जो फर्न के जैसे ही तो दिखते, मतलब टेरिडोफाइट के ही मेंबर है पर वो ट्रू सेंस में फर्न नहीं है, तो उनको फर्न एलीज बोला जाता है, जैसे लाइकोपोडियम वगैरह हुए। एजोला क्या है, फर्न है, वही है। देखो मल्टी फ्लैजलेट फर्न्स में पाया जाता है, तो आपको यही याद रखना है, एजोला एक फर्न है तो यहाँ पे मल्टी सिलिएट स्ट्रक्चर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन, कॉइल्ड मल्टीसिलिएट। 27 पे चलते हैं। पूछ रहा है द एडिबल पार्ट ऑफ द पाइनस सीड इज, पाइनस सीड का पूछ रहा है एडिबल पार्ट क्या है, पेरिकार्प, फीमेल गेमेटोफाइट, डिप्लॉयड पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म। तो सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का, मैं आपको बता दूं, आपने एक प्लांट पढ़ा होगा पाइनस जेरार्डियाना, जिसे चिलगोजा पाइन भी बोलते हैं, वो एडिबल होता है। हम क्या करते हैं, उसका रोस्टेड सीड खाते हैं, ठीक, चिलगोजा जिसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडिबल पार्ट क्या है पाइनस का, इसमें सीधे लिखा है हम रोस्टेड सीड खाते हैं, रोस्टेड मतलब भून कर। तो जब आप पूरा सीड खाते हैं तो सीड है क्या, सीड पेरिकार्प तो नहीं है, डिप्लॉयड पेरिस्पर्म तो नहीं है, सीड केवल एंडोस्पर्म तो नहीं है, सीड एक्चुअली क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब इसमें पूछा है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब आप फंजाई पढ़ते हैं उसमें आता है बहुत सारे डिजीज़ हैं, मतलब फंजाई के हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो उसमें से बहुत सारे डिजीजेज आते हैं। तो पूछ रहा है ब्लैक रस्ट क्या है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे अगर मैं चलता हूँ 28 पे, आप देखेंगे फंजाई जब मैंने आपको बताया था, इस पर भी अगर आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। राइजोपस जो है उसका कॉमन नेम क्या है, ब्रेड मोल्ड है, ये सैप्रोफाइट है। देखिए डिजीज कौन सा क्लास करेगा, रस्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब ब्लैक रस्ट है जो व्हीट पे होता है, मतलब ये उस पे काज करता है लिविंग प्लांट पे। तो राइजोपस के बारे में आप अगर जानते होंगे तो ये एक सैप्रोफाइट है, मतलब आपने ब्रेड रख दिया तो वो उस पर ग्रो करके उसे खा लेगा। यीस्ट जो होता है सैक्रोमाइसिस, ये भी एक समझ लीजिए आप सैप्रोफाइट है, मतलब इसका कॉमन नेम बडिंग ईस्ट है या बेकर ईस्ट है, ये भी सैप्रोफाइट है, मतलब कोई चीज़ खाने वाने पे ग्रो करेगा, डेड चीज़ पे। पेनिसिलियम है वो भी ब्लू और ग्रीन मोल्ड्स है, ये भी कॉमनली मतलब सैप्रोफाइट ही है, इधर उधर ग्रो करता है। लेकिन जो पैक्सीनिया है
वो रस्ट फंजाई है, वो लिविंग प्लांट पे डिजीज कॉज करता है। तो सबसे पहले इस पे आपको यही समझ जाना चाहिए था कि इसमें से कौन सा सैप्रोफाइट है और कौन सा डिजीज काज करता है। डिजीज काजिंग वाले जैसे लिविंग पक्सीनिया है तो ये वीट पे वो करता है। तो इसी से आपको समझ जाएगा। सेकंड चीज में रस्ट दिया है, आपको ये भी पढ़ाया गया होगा रस्ट और स्मट में अंतर। पक्सीनिया जो होता है वो रस्ट फंजाई कहलाते हैं, और एक होता है आपका स्मट। स्मट किससे होता है? यूस्टिलागो से। तो दोनों से आप इसका गेस कर सकते थे कि बक्सीनिया आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है यू स्पोरेंजिएट मोड ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट इज फाउंड इन। पूछ रहा है जो यू स्पोरेंजिएट मोड ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट होता है ये किस में पाया जाता है? फ्यूनारिया में, मार्केंशिया में, राइनिया में कि लाइकोपोडियम पे? ठीक, 4 प्लांट हैं। अब इसमें आपको ये देखना है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं फंजाई से, क्योंकि मेंबर बेस्ड भी पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने देखिए आपको बेसिडियो माइकोटिना, ये मैंने लेक्चर दे चुका हूँ आपको। बेसिडियो माइकोटिना मैंने आपको बताया था क्लैम्प कनेक्शन, यूस्टिलागो में इसका कवर स्मट, लूज स्मट। पक्सीनिया ये देखिए 5 टाइप्स ऑफ स्पोर इसके इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली पक्सीनिया ही रस्ट है आपका। तो ये सब मैंने आपको बताया था। इन मेंबर अगर आपने पढ़ा होता आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक, ये अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा है। अब आते हैं इस पे जो मैंने आपको बताया था 29 वाले पे कि स्पोर यू स्पोरेंजिएट। अब देखिए जो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का ये मिक्स है, इसमें दोनों है, क्योंकि आप देखेंगे फ्यूनेरिया जो दिया है ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया जो दिया है वो ब्रायोफाइट है। अब स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है, स्पोरेंजिया जो आगे चल के स्पोर बनाएगा, वो 2 टाइप का होता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप या लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। यूस्पोरेंजिएट टाइप का मतलब ये है कि जो स्पोरेंजियम होगा वो इनिशिएट होगा ग्रुप ऑफ सेल से, न कि सिंगल सेल से। तो उसको यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये पाया जाता है आपका लाइकोपोडियम में, साइलोटम में, सेलाजिनेला में और एक्यूसीटम में। वहीं दूसरा टाइप का हो गया आपका लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का, जहाँ पे स्पोरेंजियम इनिशिएट होता है सिंगल इनिशियल सेल से। जैसे ये आपको मिलेगा मार्सिलिया में, टेरिस में, साल्विनिया में। ठीक है, तो जहाँ तक ये बात है कि यूस्पोरेंजिएट लेप्टोस्पोरेंजिएट, तो आपको सिलेबस में आप देखेंगे ब्रायोफाइट में आपको नहीं पढ़ाया गया है, ना तो उसमें बताया गया है। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि स्पोरेंजिया का तो डेवलपमेंट उधर भी होता है पर ब्रायोफाइट में हमने नहीं पढ़ा है। तो मतलब एक बता रहा हूँ आपको चीज़ें गेस करने का। तो ऑप्शन में जो है यहाँ पे फ्यूनेरिया, मार्केंशिया आपको पता है ब्रायोफाइट्स हैं, तो इसमें नहीं। अब आपके पास 2 प्लांट बचता है, राइनिया और लाइकोपोडियम। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि लाइकोपोडियम में यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। फिर भी एक और गेस करने के लिए मैं आपको बता दूं, राइनिया क्या है? टेरिडोफाइट तो है पर ये फॉसिल प्लांट है, वहाँ पे इतने अच्छे से स्टडी नहीं हुई है इन सब का डेवलपमेंट वगैरह। तो आपके पास एक ही लिविंग टेरिडोफाइट बचता है, लाइकोपोडियम। तो इसके साथ आप जा सकते हैं आराम से, यही इसका करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट सवाल है विच स्पीसीज ऑफ एजोला इज नेटिव टू इंडिया। देखिए प्लांट्स आपके इंडिया में या कहीं भी किसी भी कंट्री में आप रहते हो, प्लांट्स तो आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन अब बात ये आती है जो प्लांट आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, उनमें से कौन कौन से एग्जॉटिक हैं और कौन कौन से नेटिव है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, प्लांट का अगर एग्जांपल बताऊं, आपने पढ़ा होगा पार्थेनियम जो है वो एग्जॉटिक प्लांट है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो हमारे यहाँ ग्रो तो करते हैं लेकिन वो यहाँ के नेटिव प्लांट नहीं है। तो वैसे एजोला का भले इस यहाँ पे देखिए दिया है एजोला रूब्रा, एजोला सिर्सिनालिस, एजोला पिन्नाटा, एजोला माइक्रोफिला, पर ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पे कॉमनली ग्रो करते हो। तो वही पूछ रहा है कौन सा एजोला का स्पीसीज़ है जो इंडिया का नेटिव है। ओके, तो मैं आपको बता दूं इसके टेरिडोफाइट में ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एजोला पिन्नाटा का है। और ये एजोला जो पिन्नाटा है, मतलब एजोला का स्पीसीज जो पिन्नाटा है, ये इंडिया में कॉमनली पाया जाता है और यहाँ का नेटिव प्लांट है। और आपको पता है एजोला टेरिडोफाइट का मेंबर है, तो ये क्वेश्चन टेरिडोफाइट से आया हुआ था। ओके, तो ये भी जो मैंने यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन का वो बताया, होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को मिली होंगी। प्लीज़ ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, सॉइल टाइप्स के बारे में, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। चार्ट, ग्राफ, ये सब अभी टाइम में बहुत पॉपुलर है। अगर आपको ये देखना नहीं आता है तो फिर समझ लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, पर आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, ये हो गया, ये तो लाइफ साइकिल है।
तो कुछ डायरेक्ट चीज़ें हैं, कुछ मेंबर बेस्ड हैं, वो आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। होप कि ये सारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा पार्ट नंबर 4। वहाँ पे हम आगे के चीज़ों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल पे मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास सीधे जाता है नोटिफिकेशन कि इस चैनल ने एक वीडियो डाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे वीडियोज़ हैं जो पुराने वाले हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ओके, तो best wishes, thank you for watching this video.